आज हसन साहब बड़ी मज़ेदार एक खबर मेरी नज़र से गुजरी। चेक रिपब्लिक का एक शहर है प्राग, वहाँ पे एक कैफ़े था, वो बंद होने वाला था, उसका मालिक बेचारा लॉस में जा रहा था। उसने एक इनोवेशन की, उसने उस कैफ़े में ये कर दिया कि यहाँ जो बंदा आएगा खाए पिएगा वो अपनी मर्ज़ी से पैसे देगा। यानी आपने अगर बर्गर लेना तो आप खुद बता दें भाई ये बर्गर कितने पैसे होंगे, और वो कैफ़े ऐसा चलना शुरू हुआ उसके बाद। और मज़े की बात यह है कि जो लोग वहाँ से खाते पीते हैं वो कहते हैं, वो मालिक का कहना ये है कि कोई मुफ्तखोरा नहीं आता, लोग रीजनेबल पैसे दे के जाते हैं, कोई ज़्यादा दे जाता है, कोई कम दे जाता है। लोग होंगे ना, कहीं खुद ना खोल के बैठ जाना यहाँ ना खोल लेना, जाओगे नहीं, यहाँ पे तो फर्नीचर भी उठा के ले जाएंगे। यहाँ पे भी हसन साहब किसी ने होटल खोला और लिख दिया कि खाना खाइए, बिल आपका पोता अदा करेगा। वो एक आदमी ने खाना खाया तो उसके बाद उसके पास ना बिल आ गया बहुत ज़्यादा। उसने कहा मैंने क्यों देना, ये तो पोता देगा। वो कहते नहीं, ये आपके दादा खा गए थे, वो खा गए थे। यहाँ ये हिसाब। अच्छा, एक और बात बड़ी जो सीरियस थोड़ी सी है वो ये कि जो रिसाला है ना कैसा होगा 2011, जो जंग ग्रुप ने इकोनॉमिस्ट के इश्तराक से इस साल जारी की है। हाँ, ये दूसरा शुमार आया है। हाँ, मेरी नज़र से गुजरा है वो। वैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिली, ऑल्दो कि मैं जंग में लिखता भी हूँ। आई डोंट नो आपको मिली कि नहीं। मैं तो इतना सीनियर हूँ कि मुझे कभी कभी शुबा पड़ता है कि बहादुर शाह जफर के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, मुझे नहीं मिली। लेकिन बहरहाल मैंने बहरहाल पैसे देके अच्छा नहीं, ये वही आ गया ना मुफ्ता एटीट्यूड। कभी कभी खरीद के भी खरीद भी मैंने खरीद के पढ़ी, नहीं मैंने खरीद ली। खूबसूरत सीरियस मैगजीन है। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प मैं एक चीज़ जगह पढ़ रहा था कि अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में जो कवानीन हैं औरतों से मुतल्लिक वो बड़े अजीबोगरीब हैं। औरतों से मुतल्लिक क्यों जोर है? मैं भी यही कहने लगा था। नहीं, वो खबर जो है ना वो आप देखें कि वो है इस तरह की, तो उसको मैं तो चेंज नहीं कर सकता। आप शर्माए बगैर बयान करें। मसलन वो एक उनकी रियासत में एक कानून है कि शौहर जो अपनी बीवी को महीने में एक मरतबा मार सकता है। मार सकता है? हाँ जी, मार सकता है एक मरतबा। एक और रियासत में कानून ये है कि शौहर अपनी बीवी को छड़ी से मार सकता है, बशर्ते कि छड़ी की जो मोटाई है वो अंगूठे से ज़्यादा ना हो। एक और बड़ा दिलचस्प कानून है वो लॉस एंजलिस का, कि शौहर अपनी बीवी को बेल्ट से मार सकता है, बशर्ते कि बेल्ट की मोटाई चौड़ाई 2 इंच से ज़्यादा ना हो। ताहम अगर बीवी को एतराज़ ना हो तो ज़्यादा मोटी बेल्ट भी यूज़ की जा सकती है मारने के लिए। ये मैं क्या तो हैरान हो गया, ये क्या कानून है। बड़ी अहम बात है कि छड़ी की मोटाई की बात। जी हाँ, तो बैत हो गया। बैत का तो बहुत बारीक होती है छड़ी, लेकिन वो खाल उधेड़ देता है। अब सवाबदीद शौहर की है कि वो कितनी जोर से मारता है। अमेरिका जैसे वो मार खाती होंगी, अमेरिका जैसे मुल्क में ये कवानीन तो यहाँ कोई नहीं सुनती। हाँ। लेकिन ये देखें आप कि किस तरह सोसाइटीज़ जो हैं, मुल्क जो हैं वो चेंज होते हैं, एवोल्यूशन उनमें होती है, और एक प्रोसेस के साथ साथ जो है ना वो माशरे तरक्की करते हैं। सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो तब्दील होती हैं बद से बदतर, वो रिवर्स में जाती हैं जी। एक टॉलरेंस लेवल है मसलन, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान हमारी तारीख़ का कितना बड़ा नाम है। मैं समझता हूँ बर्रे सगीर के मुसलमानों के मौसम थे। वो इतनी दुश्नाम, इतना इल्ज़ाम बर्दाश्त किया और सर फेंक के वो सारी ज़िंदगी काम करते रहे, और जैसे उनका बरियल हुआ है वो आपने भी पढ़ा होगा। मैं ये सोचता हूँ कि उनको वाजिबुल कत्ल, अंग्रेज़ का एजेंट, नेचरी, मुल्हिद, क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब है कि हम रिवर्स में जा रहे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो रही, टॉलरेंस ख़त्म हो रही है, रूल ऑफ लॉ का सत्यानाश है। सो सोसाइटीज़ ठहरती नहीं हैं। 2 ही सूरतें हैं, या उन्होंने तरक्की करनी होती है या उनमें तनज़्ज़ुल ने आना होता है। तो उन सोसाइटीज़ ने तो तरक्की की, जैसे अब ये कवानीन तो थे ही उनमें, अभी भी शायद हों, लेकिन अब उन्होंने वक्त के साथ साथ जो है वो एवोल्यूशन इतना आ गया कि अब इसका तसव्वुर नहीं इन बातों का। नहीं, कल की बात है, इंग्लैंड में औरत को अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं थी। एक और कानून ये था अमेरिका में, बल्कि है कि किसी एक रियासत में औरत शौहर की मर्ज़ी के बगैर दांत नहीं निकलवा सकती, चाहे जितना मर्जी दर्द हो रहा हो। यानी शौहर का तहरीरी इजाज़तनामा चाहिए दांत निकलवाने के लिए। अच्छा, कहीं ये कानून भी आ गया औरत महीने में 2 दफ़ा खामद को मार सकती है? नहीं, ये नहीं आया। अलबत्ता ये है कि अच्छा, इसका मतलब है बगैर कानून के, मतलब आप भुगत रहे हैं सारा कुछ। इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। इधर कानून पे चल कौन रहा है? हाँ, इधर वाकई कानून पे चल कौन रहा है? नहीं, वो उस माशरे में मेरा ख्याल है अमल भी होता होगा इन कवानीन के ऊपर, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ नहीं, वो शौकिया कानून नहीं बनाते। यहाँ हमारे एक जज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, काफ़ी साल पहले की बात है। आई रियली इंजॉयड इट, मैंने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार ये बहुत ज़बरदस्त बात की। किसी ने रेट की या कोई इस तरह का मामला था कि जी जो बच्चे गलियों में वो ईंटें खड़ी करके या कोई रख के क्रिकेट शुरू कर देते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको कानून बनाएं या कुछ इस तरह का। वो जज साहब ने कहा कि देखो
वो कानून साजी इस तरह की मत करो जिस पे अमल दरामदी अमल दरामद आप कर ही नहीं सकते। यहाँ तो बुनियादी तरीन बातें जो हैं उन पे अमल दरामद नहीं तो हो रहा। खैर दुनिया जहान के मौजूद है, अमल शायद ही किसी पर कवानीन होता तो हो। सारे कवानीन हैं। तो एक एक चीज़ पर हैं, कत्ल गारत इस तरह हो गया जैसे बंदा मारना कोई खबर ही नहीं है। कोई खबर ही कोई खबर नहीं नहीं है। है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप आजकल के ज़माने में अगर चिड़िया मारना चाहें तो वो मुश्किल है। मतलब एक सिंगल कॉल में ठीक है। खबर की औकात रहेगी एक बंदे की जिंदगी बिल्कुल। जो है, बिल्कुल। अच्छा वो भी अगर कोई ढंग का बंदा हो। नहीं, मेरा ख्याल हाँ। है कि बंदे की खबर आती ही नहीं है। हाँ, ढंग का आम बंदा, आदमी तो की कब्र तो अल्लाह माफ करे सिंगल कॉल में भी नहीं बनता। उसका तो नहीं, पुलों का इश्तेहार पढ़ लें आप इस अखबार में, वो बस वो भी अगर अफोर्ड कर सकता है। हाँ, वो भी अगर किसी समझदार ने दे दिया तो। अच्छा खैर, एक और आपको दिलचस्प बात बताएं कि जो फेसबुक है, अच्छा एक और दिलचस्प बात, यानी ये दिलचस्प थी। नहीं, पिछली बातें पहले दिलचस्प आप- थी। अच्छा। फेसबुक की जो मालियत है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वो इस वक्त $50 अरब हो गई है, और उसका हमारा बजट कितना है एनुअल? हमारे बजट से ज़्यादा हो गई है उसकी। मैं वही और वो जो कह रहा उसका हूँ। मालिक है मार्क, वो दुनिया का सबसे कम उम्र अरबपति है इस वक्त। वाह। हैरत अंगेज बात है। और वो मतलब फेसबुक की मालिक उन्होंने मुआहदा किया आपस में, तो $50 अरब हमारे की नसीबों कीमत में हैरतें ही रह गई हैं, इस तरफ नहीं आते। ये कितने दुख की बात है। एक लड़का यूनिवर्सिटी ड्रॉप, सेल्फ मेड, बिल गेट्स बिकम्स द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये कमाल है। यानी जिनके पास तेल की दौलत है, मिनरल है, मुल्कों के बादशाह हैं, वो उनसे दौलतमंद हो जाता है। क्यों? टेक्नोलॉजी। यहाँ इल्म का अच्छा, ये जो फेसबुक की हम बात कर रहे थे ना हसन साहब, ये एक यहूदी की है। ये मुसलमान सारे वैसे फेसबुक क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनको नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, अगर आप ये बात करें नहीं, तो तो फिर फिर तो आपको कोई- जहाज की सवारी, हाँ, गाड़ी, सारा कुछ ही- MRI, मैं यही आपके मुंह से Electricity, बताना चाह रहा था। नहीं हाँ, तो अल्लाह बिजली। माफ करे, अगर बस एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर वेस्ट ये फैसला कर ले, मैं एक मफरूज़ा ही है ना कि हमारी ईजाद की हुई कोई चीज़ ओह, कोई और कौम इस्तेमाल नहीं कर सकती। ज़रा तसव्वुर करें, बात सुने, चीखें मारते हैं गैस नहीं आ रही, तुम्हारा क्या ताल्लुक है गैस के साथ? चीखें मार रहे हैं बिजली नहीं आ रही। 100 साल पहले किधर क्या था? यहाँ कुछ भी नहीं था। अब अगर वेस्ट, गालियाँ सुन लो अमेरिका के बारे में, मैं कहता हूँ कि अगर कोई गैर मुल्की सैयारे से कोई हमसे सुपीरियर मखलूक हमला करे ज़मीन पे, पूरी दुनिया लाइन लगा के अमेरिकनों के पीछे खड़ी हो जाएगी कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी या ताकत है, लीड करो। बचाओ। हाँ, लेकिन बचाओ, आप तो पूरा पूरे वेस्ट की बात कर रहे हैं ना। उनके तो सिर्फ अगर माइक्रोसॉफ्ट ये फैसला कर लेना कि हमने पायरेटेड सीडियां यहाँ यूज़ नहीं होने देनी, तो आप वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा वैसे हो जाएगा सारा कुछ। बिल्कुल यहाँ तो 30 रुपए की सीडी मिलती है ना, वो अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेने जाए तो 7,000 रुपए का मिलता है। हाँ। वो तो उनकी मेहरबानी है, वो कहते हैं चलो यार Ignore गरीब लोग किया हुआ हैं, है। इग्नोर किया हुआ है, अच्छा, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कमाल कर की बात लेते हैं। यह है कि हमारे नाम नहाद जो दानिश्वर और मतलब जो बंदे कहते हैं हम बड़े आलम फाजल हैं, वो कौम को बताते नहीं कि तुम्हारे असल अमराज क्या हैं, तुम्हारी ये जिल्लत ख़ारी जो काट रहे हैं हम, ये कोई वक्त तो नहीं, कोई ज़िंदगियाँ तो नहीं गुजार रहे, ज़िंदगियाँ घसीट रहे हैं ना लोग। सुहेल वड़ाई साहब का मैं वो तजिया पढ़ा था सियासी जंग में, उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक बात लिखी कि जो अलकायदा के नंबर 2 हैं अमन ज़ावरी, उन्होंने को खत लिखा है मजहबी जमातों को, जिसमें उन्होंने ये आइए आइए नूर साहब। आइए शाजी आइए। अस्सलाम वालेकुम। आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और वो जो ख़त उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के आइन की फ़लाँ शिकें जो हैं ये खिलाफ इस्लाम है, तो इनको तब्दील कराने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल अब इसी की कसर है कि ये इस मुल्क के खुदा दाद अंदाज़ा लगाए, बंदा पूछे तुम ठेकेदार हो, यहाँ 18 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुसलमान है, वो वहाँ वो ठेका लेके बैठा है हमारे आइन का। नहीं, अपने अपने मुल्कों में कर लिया इन्होंने। यही है ना, ढिठाई है, बेशर्मी है, बेशुमार सवाल है, पाकिस्तान जिसका को तो जवाब ये कोई समझ नहीं लिया है। ना कि जो मर्जी खाता लिख दे, जो ये मर्जी। पता है पाकिस्तान की हालत क्या है? वो गरीब की जोरो एक मुहावरा है ना, वो हर एक की बाबी होती है। ये वो जिसका दिल करता है ना, वो यहाँ कोई ना कोई वारदात डालने, हसन साहब इसमें ना एक दंद खोलने बड़ा आ जाता है। अच्छा- हालांकि उनको ये नहीं पता कि कंफ्यूजन फैलाने के लिए, हाँ, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें और बातें करने के लिए हम आपस में ही काफ़ी हैं। हाँ, तो इस पे बड़ा अच्छा शेर अभी अभी हुआ, किसी ने मुझे सुनाया कि जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है।
वाह, ये किसी ने कॉलम में कोट किया है आजकल ही। ये SMS भी बड़ा चल ये रहा है। SMS चल रहा है। अच्छा, सैयद नूर साहब हमारे पास चौराहे में तशरीफ़ लाए हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ही की बात इनसे पूछते हैं कि ये ये बताएं 2 कि- नंबर का कारोबार है, इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ। ये मैंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि ये ढोंग है, फ्रॉड है, ठीक है। इसमें जेन्युइन लोग भी आ जाते हैं हर फील्ड में, हमारे जेन्युइन लोगों को भी डेफिनेटली मिला है, और एक नहीं वो काफ़ी हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे हैं कि बंदा पूछता है ये है ये कौन। दुरुस्त कह रहे हैं आप। इसकी एक मिसाल आपको मैं दूं, इस साल सैयद नूर साहब जो मौसीकी का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है वो शाहीना पूरी साहब आए, कोई उनको मिला? आपने कोई गाना सुना उनका, कोई एल्बम आपकी नज़र से क्या गुजरा नाम उनका? लिया आपने? शाहीना पूरी हैं कोई? नहीं, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैं नाम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। चलें, अच्छा एक और बात आपको फिर मज़े की बताएं कि जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, चलें जवाद को मिला, इब्रार को मिला, अच्छा, फाखर को मिला, सारा जोर आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे क्यों है? बाकी भी तो है। बाकी अवार्ड भी बात, चलें इन्हीं की बात भी सिविल करें। अवार्ड्स का लेकिन हाँ, अच्छी सिविल बात है, कुछ वहीद मुराद को मिला है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव है, लेकिन संतोष साहब को। हबीब साहब हबीब साहब लेकिन शाहजी वजीर अफजल नहीं, उनको साहब तो को, सितारा इम्तियाज टाइप मिला है ना, जो बहुत बड़ा अवार्ड है। अच्छा इन सबको मिला, वजीर अफजल साहब को 2010 में आके मिला। ऐसा क्यों लगता है हमें कि ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या इस तरह के अवार्ड्स के जब कोई मामला चलता है तो लम्हा मौजूद की ज़्यादा बात होती है, जो माजी के लोग होते हैं उनको लोग अक्सर भूल जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है जी। मुझे याद पड़ता है इस मौके पे कमाल साहब मुझे याद आ रहे हैं, अदाकार कमाल, जो हमारे फिल्म स्टार एक्टर थे। बड़ा काम किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने। मैं आज ही उनकी फिल्म तौबा खरीद के लाया। तो All Road आज व्हाट ए फिल्म। गया था मैं, हाँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही। तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनको उनकी ज़िंदगी में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले। हाँ जाहिर है, ठीक ख्वाहिश। बारहा उन्होंने इसका जिक्र किया और बारहा ये जिक्र लेके मैं भी आगे गया और मैंने भी कहा जी मुस्तहिक है, लेकिन आई डोंट नो वो ये ख्वाहिश अपने दिल में लेके इतना बड़ा फनकार इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल सही। तो अबुल हसन हफीज़ जलंधरी को उनके फौत होने के बाद मिला। हाँ आप वाली बात कि वो उनकी ज़िंदगी में नहीं मिला, उनके फौत होने के बाद मिला। अच्छा, मियाँ शहरियार का इंतकाल अभी पिछले दिनों हुआ, ए वतन के सजीले जवानों, जिनका बहुत बड़ा नाम है बहुत जी, बड़ा बहुत नाम है बड़ा मियाँ शहरियार का। हाँ, उनका बहुत बड़े आप देखें न्यूज़ हसन साहब, चढ़े उनका हाल अवार्ड उनको मिला, लेकिन वो कसमा पुरसी की हालत में बेचारे इस दुनिया से चले गए। उनके पास इलाज वगैरह कराने के शायद पैसे नहीं थे या क्या अवार्ड था। भी ऐसे मिलता है जैसे सजा मिलती है, साथ देते गए हैं। मतलब नहीं, आप रिकग्नाइज करें ना अपने बंदे को। 3 लाख रुपए देते ये हैं। सरकारी खाते में करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इनके लल्ले तलल्ले, इनके खर्चे देखें आप, तो देते क्या हैं ये 3 लाख रुपया परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस के साथ सामने। क्या 2-3 लाख रुपए देते हाँ, हैं। 3 लाख। हसन निसार साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे, जब तक एंटरटेनमेंट और आर्टिस्ट और फनकार इस मुल्क में स्ट्रांग नहीं होगा, ये बहरान नहीं ख़त्म हो सकता। ये जितने बहरान हैं इनका एक ही हल है कि आर्टिस्ट को, फनकार को, एंटरटेनमेंट को स्ट्रांग कर दें, जी इनको तहफ़्फ़ुज़ दे दें आर्टिस्टों को। खुदारा हमारी एंटरटेनमेंट पता क्या है? आप काफर है, ये गद्दार है। लेकिन शाह जी अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाती है, कोई किसी को स्ट्रांग नहीं करता, ये तो आपको भी पता हाँ है। जी, हम तो लड़ के अब खुद चले, अच्छा जो बात हो रही थी ना हसन साहब, बड़ी हिम्मत की है, जो बड़ी ये बात हो रही थी ना हिम्मत की अवार्ड के है। साथ जो पैसे मिलते हैं, आप ये देखें कि 7 लाख फौजियों के लिए हाफ प्राइस पे जहाज़ की टिकट है, हाफ प्राइस पे रेल की टिकट है, सिनेमा की टिकट हाफ प्राइस पे है। तो जो जिंदा लोग हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर 400, 500, 1000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, भाई उनको कोई ऐसा Benefits एलीट है, क्लब में ही benefits है। दाखिल कर दें कि वो कम से कम किसी सरकारी ग्रेड 17-18 अफसर के बराबर कोई मराद ले लें, अस्पताल जाएं तो। यासर, मैंने पता नहीं किसकी, मैं इनको तो शायद नाम भी पता हो, मैंने किसी का पढ़ा था अखबार में, वो किसी बंदे का स्टेटमेंट कि यहाँ हम भांड और मरासी होते हैं, बॉर्डर पार करते ही हम भगवान हो जाते हैं। तो ये तो एक कल्चर है ना, कल्चर। इज्जत। तो मैं भी कहा एक ना, बात, मेडिसिन मैंने के नाम गले नहीं में लेना है, भगवान बहुत बोलता है। बड़े तबला नवाज नुसरत फतेह अली खान के वालिद और ताया के, उस बंदे ने अपनी शनाख्त खत्म कर दी है। इतने बड़े बाप, इतने आपने बड़े ये अपने फनकार कॉलम का में भी बेटा, किसी में मैंने जिक्र इस पे किया है। कॉलम भी लिखा था जब उसने है। मुझे बताया ना कि आप मेरे घर जरूर आना, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों को ये ना बताना। मैंने कहा था कि मेरे वालिद फौज में सूबेदार थे और वो अपने वक्त का वो इतना बड़ा फनकार, बर्रे सगीर में उसका नाम गूंजता था। एज अ चाइल्ड आई कैन, फतेह अली खान, मुबारक अली खान, इनके बहुत साथ बड़ा वो नाम है। संगत करते थे वो साहब। तो ये तो हालत है यहाँ। अच्छा एक और बात सईद नूर साहब ये बताएं कि जो अवार्ड होता है इसका ओरिजिन भी देखना चाहिए कि शमशाद बेगम थी, उन्होंने अपना कैरियर लाहौर से शुरू किया और 1946 तक रेडियो लाहौर से वो गाने गाती नहीं, फिर वो इंडिया चली गई। क्या उनको हमें भी अवार्ड देना चाहिए? पद्मश्री अवार्ड तो उनको इंडिया ने दे दिया, क्या उनको हमें भी देना चाहिए था? हमें इस सूरत में देना चाहिए कि हमें भी इंडिया अवार्ड दे, तो
ठीक हम दिलीप कुमार साहब, नहीं, हम रिचर्ड हॉलब्रोक को जो दे देते हैं, दिलीप साहब को तो दिया है। वही मैं कहने लगा हूँ, दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े फनकार हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने बड़ा परफॉर्मेंस में बड़ा नाम बनाया और इख्तरा की परफॉर्मेंसेस वो वाकई इदारा है, इसमें इदारा कोई शक नहीं। बाकी अपना स्टाइल। लेकिन उनको अवार्ड बुला के पाकिस्तान, सारी ज़िंदगी दिलीप साहब खौफज़दा रहे हैं पाकिस्तान आने से, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने 1-2 विज़िट किए। लेकिन ये है कि कमाल साहब को नहीं मिला, दिलीप साहब को बुला के दे दिया। मुझे इस बात की मुझे समझ इससे नहीं। ज़्यादा वैसे एक और बात जो मैंने बड़ी फील की ना हसन साहब, वो ये थी कि हमने एक ऐसे बंदे को यहाँ बुला के अवार्ड दिया जिसने कि इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ वहाँ पर, जिसकी इंडिया में आजकल जायदाद जब्त हो चुकी है, और हमने उसको यहाँ बुलाकर गोलगप्पा, जी हाँ, discuss ही ना करें। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया। मेरा ख्याल है ये, मैं तो इसको बड़ी जिल्लत समझता हूँ। सर जिल्लत उसकी वहाँ हो रही है, हमें करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो वैसे भी वो ही इज अ कैनेडियन नेशनल, मैंने कहीं पढ़ा है कि वो पाकिस्तान, डुअल नेशनलिटी है उसके पास, पाकिस्तान की भी और उनकी भी। और सिविल एजाज़ात हैं, उनमें से सिवाय प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाकियों के साथ ऐसी को 50,000, किसी के साथ कुछ भी नहीं। तमाम फौजी एजाज़ात के साथ 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख, 9 लाख इस तरह के पैसे मिलते हैं। तो इधर भी नहीं को जमीन मिलती होगी, वो शहीदों को मिलती मुझे है, तो पता नहीं वो है, शहीदों को मिलती है, लेकिन एक हर कैश रिवॉर्ड होना चाहिए। नहीं गाजियों को भी मिलती है, शहीदों को नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जब तक अवार्ड ना मिले वो ग्रम्बल करते रहते हैं, पर जो ही उनको अवार्ड मिल जाता है फिर सारा कुछ ठीक हो जाता है। मिर्ज़ा अदीब साहब को जब अवार्ड मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो रोने लग पड़े। किसी ने पूछा जी क्यों रो रहे हैं? कहते अगले साल किसी और मिल जाना है। अच्छा, आप भट्टी बड़े बड़े लतीफे हैं। अच्छा, आप बड़े एरिस्टोक्रेटिक बंदे आए हैं हमारे प्रोग्राम में। कैसे? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वेलकम सर। तारुफ करा रहे थे, मैं ये पढ़ाते रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में था, आप जियोलॉजी, ये जियोलॉजी जैसा रफ सब्जेक्ट, और प्रॉबेबली मेरा ख्याल है कि पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हैंडसम अब भी है माशाल्लाह। और तब इनकी शोहरत की एक और वजह भी थी, मैंने सुना कभी नहीं, लोग कहते थे कि जी तस्नीम नूरानी साहब, और हर लड़का, लड़कियों का तो मैं नहीं जानता, वो ये खुद बताएंगे, वो इनको वाकई बहुत रोमांटिसाइज और आइडलाइज करते थे माशाल्लाह। एक ही एज ग्रुप हुआ फिर आपका? मगर ये मतलब इससे एक तो ये जाहिर हो गया कि उम्र का तनासुब पता लग गया। जी बिल्कुल, थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा नहीं। और उम्रें आपकी टैली भी हो गई हैं। फौरन बात नहीं, उसमें नहीं, वो चंद साल का ही मेरा ख्याल मुश्किल फर्क होगा, चूंकि मेरा ख्याल आप कंटेम्प्रेरी हैं जावेद इकबाल के भी जो कार्टूनिस्ट हैं। जावेद इकबाल जो है, जावेद इकबाल हमसे थोड़ा सीनियर है। तस्नीम नूरानी साहब से पूछते हैं, वो जो हम बात कर रहे हैं अवार्ड्स की, आप फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, सही बात बताइए। आप ये बताएं तस्नीम साहब के जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं, इनकी फैसला कौन करता है, रिकमेंडेशन कौन करता है, कहाँ से फाइनल होकर जाते हैं, कितने क्रेडिबल होते हैं, कितने क्रेडिबल होते हैं, कोई क्राइटेरिया है इनका कि नहीं है? बंदा हैरत ज़्यादा रह जाता या है, कोई सेक्शन अफसर ही फाइनल कर देता है? देखिए बात यह है कि सिस्टम तो बड़ा ज़बरदस्त है। सिस्टम में ये है कि बाकायदा सूबे और उनके सूबे भी चीफ मिनिस्टर्स उसको नॉमिनेट करते हैं और बाकी मिनिस्ट्रियां जो हैं वो नॉमिनेट करती हैं। उसके बाद वो होके जाता है कैबिनेट डिवीज़न में। कैबिनेट डिवीज़न में ये कानून है बाकायदा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स कॉल्ड द डेकोरेशन पाकिस्तान डेकोरेशन एक्ट 1975, जिसके तहत ये सारी चीज़ें ये होती हैं, जिसमें कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक अवार्ड है, बाकी तमगा, निशान, हिलाल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बाकायदा कमेटियां बैठती हैं। एक कमेटी है जो कि फ़ाइन आर्ट्स की और दूसरी कमेटी है साइंस की, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और इस किस्म की चीज़ें। गैलेंट्री अवार्ड्स भी इसी कानून के तहत दिए जाते हैं। अब जो आपका सवाल है कि भाई वो उसमें असलियत क्या है, बात यह है कि अवार्ड जो है वो तजर्बा यही हुआ है कि जो बंदा अपना केस परसू करता रहे, वाह वाह, मुख्तलिफ यानी जो मिलते तरले करता रहे। नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जेन्युइन बंदा तो करेगा ही नहीं, एब्सोल्युटली राइट, वो उसका चांस ज़्यादा होता है। अच्छा, घर बैठे अवार्ड मिलने के मतलब फीसद कम है, मेहनत का फल है, फीसद कम है। मगर अगर आप ना केस एक बनाते हैं, उसके बाद आप साइटेशन लिखवाते हैं, फिर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं,
कोई लॉबी करते हैं, तो उसमें चांसेस बेहतर हो जाते हैं। ये बड़ा ब्यूरोक्रेटिक इन्होंने वैसे जवाब दिया है। मेरी बात सुने, ब्यूरोक्रेटिक जवाब नहीं, जवाब उन्होंने दिया है, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें तो बड़ा काफ़ी है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमारा नेशनल कैरेक्टर है ना, हमारे अंदर अपना हाल क्या है वो सुन लें। नज़ीर नाजी साहब हमारे सीनियर हैं, एक दफ़ा रात को उनका फ़ोन आया, मुझे कहते हैं कि तू अपने कॉलम भेज APNS। मैंने कहा जी क्यों, व्हाई शुड आई डू दैट? कि नहीं, फलां आदमी वो अकेला ही भाग के नंबर 1 आ जाता है, वो भेज देता है हर साल। तो मैंने कहा जी भेजना वो खुद देख लेंगे, जब उनको मेरे कॉलम अच्छे लगेंगे मुझे भी दे देंगे अगर देना हुआ तो, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कहते हैं यार नहीं, वो कंसिडर ही वो लोग होते हैं जो अपने बेस्ट कॉलम्स ऑफ द ईयर जो उनके नज़दीक बेहतरीन होते हैं वो भेजते हैं, फिर उनमें से। तो मैंने नाजी साहब को मैंने कहा जी वाई डोंट यू, यार मैं इतना सीनियर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मुझे जरूर मरवाना है। अच्छा, तो बेसिकली ये भागने दौड़ने का ही वो बात आपकी दुरुस्त है। मैं इसलिए ब्यूरोक्रेटिक जवाब कह रहा था, सिस्टम से दिया है उन्होंने, मुझे बता दिया। नहीं, आप चौराहा स्टाइल में जवाब मांग रहे हैं उन्होंने। मैं जो बात करने लगा ना वो मेरे उस्ताद हैं, देखो बात सुनो, मैं ये सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ये जितनी कमेटियों को क्या फ़ायदा जब यूनुस खान को आप अवार्ड दे दें, उसको PCB तो कर दे बैन, और हुकूमत पाकिस्तान उसको प्राइड परफॉर्मेंस दे दें। वो कमेटी करती क्या बैठ के, उसको इतना नहीं पता। अवार्ड अनाउंस होते हैं मार्च में, होते हैं, मिलते हैं अगस्त में, तो ये हो सकता है कि उसका फैसला हो गया हो मार्च में, उसके बाद ये चीज़ डेवलप हुई हो, तो मिलने के वक्त उसको जो है वो ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन आई हो। मगर ये कि वो कमेटियाँ जो बैठती हैं वो बाकायदा 4 फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको चेयर करता है, उसके सारों के डॉजियर सामने होते हैं, सारों की फाइलें हम एक और मिसाल फिर लाते हैं। अब इस पर भी आप कन्विंस नहीं हुए नूर साहब, बल्कि आप बताइएगा। एक ब्यूटिशियन है, उनको इस साल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। उन ब्यूटिशियन ने एक NGO भी खोली हुई है, और उनको जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है वो रिस्ट्रक्चरिंग। शाम से ही ना चक्कर काट के तुम किसी न किसी खातून पे पहुंच जाए। आप खबर देखें क्या है, वो जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है वो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फेस के ऊपर मिला है, और उनकी NGO अंडर स्क्रूटनी है इटालियन गवर्नमेंट से 4.5 अरब रुपए के घपलों के ऊपर, और उसके बावजूद आपने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दी। मैंने नहीं दिया सर। मेरा मतलब है कि वो सारी कमेटियां, वो सारी सिफारिशात, वो सारा बेसिकली तो यहाँ अब यही तो परफॉर्मेंस रह गई है इस मुल्क में जिसका आप जिक्र कर रहे हो। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है वैसे ये जो बता रहे हैं। राहत बानो मुल्तानेकर, डॉटर ऑफ सुरैया मुल्तानेकर जी, राहत बानो मुल्तानेकर को आपने कोई गाना सुना राहत मुल्तानेकर? वो खूबसूरत बहुत है। अच्छा चलें, ये दैट सेज एवरीथिंग। मतलब ठीक खूबसूरती पे कोई भी वजह हो उसे मिस पाकिस्तान का अवार्ड दे देते, वो परफॉर्मेंस पे जरूर नहीं। मैं एक पूछना चाहूँगा, जी, ये जो अवार्ड सर दिया जाता है ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, तो ये जो हिंदुस्तान से कुछ लोगों को बुला के अवार्ड दिया गया, उसका क्या लॉजिक बिहाइंड? वो कैटेगरी दूसरी है। तो कैटेगरी फॉरेनर्स के लिए, जैसे कि आप देखें कि आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड देते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है उसको भी कई दफ़ा तुर्की वालों ने दिया, मलेशिया वालों ने दिया, इस किस्म की जो है, तो वो कैटेगरी दूसरी है, बट उसमें फिर वही कम्पीट करते हैं। अच्छा तस्नीम, एक बात और बताएं कि जो तो फिल्म या थिएटर या ड्रामे का शोबा है, उसमें तो पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान या आर्ट्स काउंसिल नॉमिनेट करती है। तिब या इंजीनियरिंग के शोबे में नॉमिनेशंस कहाँ से आती हैं? इसकी तो कोई बॉडी भी नहीं ऐसा बनी हुई। नहीं, देखिए इंजीनियरिंग की एक तो ये है कि मुख्तलिफ महकमे, फॉर इंस्टेंस महकमों में जो काम कर रहे हैं बंदे, उनकी तो महकमे कर देते हैं। अच्छा, जो कोई इंजीनियर्स हैं तो फॉर इंस्टेंस इंजीनियरिंग काउंसिल है। अच्छा, इंजीनियरिंग काउंसिल है। इस तरह ये हिकमत की भी एक जो एक एसोसिएशंस हैं, तो ये रिकग्नाइज्ड एसोसिएशंस होती हैं हर शोबे में, तो वहाँ से वो उनसे मंगवाते हैं, बाकायदा उनको लिखा जाता है कि जी आप हमें नाम भेजें। वैसे ये ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए सारा प्रोसीजर, को वेबसाइट पर हो, सबको पता हो कि ये प्रोसीजर है, ये क्राइटेरिया होगा वेबसाइट वगैरह। देखिए वेबसाइट वगैरह पे तो होगा, मेरा ख्याल है कि इशू सिर्फ ये इशू ये नहीं है। इशू ये है कि अगर सपोजिंग ओपन भी होगा तो कई तो एक कैटेगरी ऐसी ना जो बहुत ही एक्सेल कर रहे हैं, मसलन ईदी है, तो अब आप उसके मतलब फिलॉन्थ्रोफी पे आपने अवार्ड देना है, तो आपके जहन में एक बंदा आया, तो उस किस्म के तो कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि सिविल सर्वेंट्स को अवार्ड्स में मिला करते थे, मगर 73 से लेके अब तक सिविल सर्वेंट को अवार्ड नहीं मिल सकता। अच्छा, हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब ने ये लिख दिया था कि उस ज़माने में वो सिविल सर्वेंट्स को गालिबन अवार्ड ज़्यादा मिलने लग गए थे, तो हर सिविल सर्वेंट्स के नाम पे जो ना अपना तमगा खिदमत भुट्टो साहब की और भी बहुत सी करम फरमाइयाँ हैं सिविल सर्विस पे। जी जी। वैसे हसन साहब, एक मर्दाना मिसाल मुझे इनसे याद आई
वफाकी वज़रा वगैरह को भी नहीं ये अवार्ड मिल सकता, इसी बात से मुझे याद है। लेकिन इस हुकूमत में एक वफाकी वज़ीर को भी अवार्ड मिला है और इस्लामी शरिया पे मिला है। और हैरत की बात यह है कि इस्लामिक शरिया पे उनकी कोई किताब, कोई डिसर्टेशन, कोई थीसिस, कोई रिसर्च नहीं है, एक टीवी का प्रोग्राम है। सिविल सर्वेंट जो है ना, वो एज ए ग्रुप तो चलिए आपने उनको कंडेम कर दिया कि वो ज़्यादा लेते हैं, मगर ये है कि कोई जवान अफसर, कोई अच्छे अफसर अगर कोई अच्छा काम करता है किसी जगह पे जाके अपने ड्यूटी से बियॉन्ड, हाँ, उसको भी कोई बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जिसको कहते हैं, उसकी भी कोई रिकग्निशन। मुझे बाय द वे अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, अब अवार्ड की बात ही हो रही है, तो मुझे 1971 की जंग में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था फ्रंट लाइन पे, और उस वक्त मेरी 3 साल की नौकरी थी। तो मेरा ख्याल है 25 साल जी 25 साल की एज थी, और उस वक्त मैं टिका रहा जंग में, गोलों में, और अपना वो फ्रंट पे, क्योंकि उससे पहले ये था कि एक अफवाह थी कि जी डिप्टी कमिश्नर 1965 की जंग में ये एक तोहमत लगी थी कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट भाग गया जी वहाँ से। अच्छा, तो वो जहन में था, और उस वक्त क्योंकि जवानी थी और एक सिविल सर्विस का एक जज्बा था कि भाई आपने अपने आप को साबित करना है आम आदमी से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम, तो आपने वो 65 का दाग जो था किसी डिप्टी कमिश्नर का वो धो मुझे दिया। एक बात बताएं, सिविल सर्विस का जो जज्बा है ये कौन से ग्रेड तक पहुंचते मांद पड़ जाता है, मांद पड़ता है। ये देखें एक और वालेकुम अस्सलाम। इस ग्रेड पे पहुंच कर तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ये साईं लोगों का 22वें ग्रेड, 22वें ग्रेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका मेरा ख्याल। जल्दी बात करो ताकि निकलो। हसन साहब, आप मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिला दे। लो, हेलो, सुना है 3 लाख रुपया मिलता है, मैं भी घर बना लूंगा। 3 लाख पक्का बनाओगे? घर कहाँ से बनाओगे? ये वैसे इसने जो बात की है ना, पठाने खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, वो 3 दफ़ा बेचारे अपना अवार्ड बेचने के लिए उन्होंने रखा, उनको पैसों की ज़रूरत थी। अब ये तो हाल है इस मुल्क में। अब अच्छा, वैसे क्या एक बंदा बात award है, लेके ये अपना सैयद नूर साहब का जो महकमा है, मुझे दुख होता है बहुत। मैं चूँकि बहुत नॉस्टैल्जिक आदमी हूँ बेसिकली, लोग मुझे कहते हैं कि यू आर एट योर बेस्ट जब नॉस्टैल्जिक में पुराना यूनिवर्सिटी डेज, ये पुराने अपने जो सीनियर्स हैं। लेकिन मैं ये पढ़ता हूँ ना कि फ़लाना बंदा कस्म पुरसी के आलम में, मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि मेरा अपना 30+ ईयर्स का जर्नलिस्ट करियर है, तो मैं जानता हूँ कि इन पे जब अच्छा वक्त आता है तो दे मेक गुड मनी जी। मैं ये नहीं कह रहा कि दे बिकम वेरी रिच, बट रीजनेबल। ये कस्म पुरसी इन पे कैसे तारी होती है, मेरी अकल से बाहर बात है। ये मैनेज नहीं कर पाते, किसी के बस का काम है। बेशुमार लोग हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये ग्लैमर है फिल्म में, पैसा नहीं है। ये देखिए, बड़े से बड़ा एक्टर इतने पैसे लेता है कि उसका मुश्किल किचन चलता है। नहीं, मोहम्मद अली देख लें आप, नदीम देख लें आप, कमाल साहब जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे। कमाल साहब ने भी परेशानी में ज़िंदगी गुजारी है, नदीम साहब को भी परेशानी में टीवी करना पड़ रहा है। देखिए सर, हमारे यहाँ जहाँ मोहम्मद अली साहब के ज़माने में 25 लाख रुपए में फिल्म बनती थी, 25 लाख रुपए में या 22 लाख रुपए में, तो उनको कितने पैसे मिलते होंगे? अभी ज़ेबा बेगम की जो कोठी है वो करोड़ों रुपए की बेचने को फिर नहीं है। वो नहीं, वो तो एसेट्स है ना, जिन्होंने बचा लिया है। नहीं, दे आर बैड मैनेजर्स। मेरी बात सुने, मैं आपको चलिए बताता हूँ। मेरा संतोष भाई का तो मेरा क्या ताल्लुक है फैमिली के साथ आपको अंदाजा है, ठीक है। उनके सबसे छोटे भाई मंसूर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। मेरे अर्ली डेज ऑफ माई करियर एज अ जर्नलिस्ट उनके घर में गुजरे, वन मुस्लिम टाउन। सल्तनत में एक फिल्म थी सल्तनत, इट वॉज अ कॉस्ट्यूम फिल्म थी, इन्होंने बनाई थी। 1 लाख रुपया उस जमाने में संतोष साहब को, जिस जमाने में मॉडल टाउन में प्लॉट 3000 का था। चाहिए नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बेशुमार हमारे और लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सेंसिबली हैंडल किया। असल बात ये है कि फनकारी में मेरा ख्याल है बात ये है कि चूंकि फनकार ज़्यादातर एक मुतवस्सित से भी नीचे तबके से निकले होते हैं, उनको एकदम पैसा जब मिलता है, उनके इर्द गिर्द के लोग भी बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं। उनको ख्याल नहीं रहता कि भाई ये शायद 2, 4, 5, 10 साल के बाद रखना चले। साहब है माशाल्लाह, कंफर्टेबल है। और हमारे जी आप वो पत्थरों वाले ये वो तो नहीं जो उन्होंने कहा था पत्थरों के जमाने में भेज देंगे। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो बैठिए प्लीज।
मैं आया हसन साहब 2 मिनट मेरे आया घर के रास्ते में। मैंने जी इनका कोई आर्टिकल पढ़ के तो आई कॉल्ड हिम, इनका फ़ोन नंबर भी था। तो मैंने कहा जी हम कभी कभी पामिस वगैरह कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट को कौन से कार्ड वार्ड वो जो टैरो कार्ड, अच्छा वो इस तरह के लोग दोस्त बुला लेते हैं गपशप। तो मैंने कहा आपने स्टोन्स के बारे में बड़ा खूबसूरत लिखा है, मून स्टोन। जी जी मून स्टोन के लिए आपने कहा आज हम पत्थर का आदमी मैंने कहा हमारे उधर आए, चौराहे पे तशरीफ़ लाएं, हमें थोड़ा ब्रीफ करें। मुझे जो बात उसमें इम्प्रेस की, जो आपने उसको बहुत टेक्निकली कि जी इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो आप मुझे एक तो जल्दी से ज़रा बताएं कि जो 12 महीने के कौन कौन से पत्थर। इसमें इस तरीके से है कि जो 12 महीने हैं वो मुख्तलिफ स्टार्स के साथ मुंसलिक हैं। जनवरी के महीने को जो है हम चूँकि कैप्रिकॉर्न के साथ अटैच है ये, ठीक है। तो सैटर्न के साथ अटैच है। ओके। तो सैटर्न के मुताबिक जो है ना, जिस तरह हर इंसान के साथ कोई ना कोई स्टार मुंसलिक है, इस तरह हर पत्थर का भी एक अपना स्टार होता है। जनवरी के महीने में जो पैदा होता है उसको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? उसको गार्नेट का पत्थर पहनना चाहिए। अब आए फरवरी। जी जी, फरवरी में जो है इसमें इसका जो अपना प्लेनेट है वो जुपिटर है। उसका स्टोन जो है, जुपिटर का स्टोन जो है वो एमरल्ड है। अच्छा, महंगा हो गया काफी, है ना? जी, इतना भी महंगा नहीं है, बहरहाल वो सस्ता भी मिल जाता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मुझे तो फिर वो तो हर चीज क्वालिटी पे डिपेंड करती है, सस्ता भी है महंगा भी है। जनवरी फरवरी हो गया, मार्च का। मार्च के हवाले से ये है कि मार्च में चूँकि नया साल शुरू हो जाता है और उसके मुताबिक जो है वो मार्स को डील करता है ये स्टार। तो उसमें अगेट यानी जिसको अकीक कहते हैं, एक रूहानी पत्थर है और ये सुन्नत नबवी है। जी, मैं इसलिए पहनता हूँ कि ये सुन्नत नबवी है, हालांकि मेरा स्टोन कोई और है। और कुरान पाक में भी जो याकूत और मरजान का जिक्र आया, सूरह रहमान में मोती का जिक्र आया कि अल्लाह की नबी पाक पहनते थे जी, और अल्लाह ताला ने इसको नेमत करार दिया है। अब सारी बात नेमत करार दिया, उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सभी लोग पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। ये सुन्नत के हवाले से। अब सुन्नत के हवाले से इस पत्थर की ऐसी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसकी बरकत है। हर मुसलमान जो बंदा कहता है जी मेरा स्टार ये है, मुझे अपना नाम नहीं पता, सही तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अगर वो कुछ नहीं उसको पता, सिर्फ सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से अकीक पहन ले तो वो बरकत का, यानी ये पत्थरों का वो पॉजिटिव है। हाँ, अच्छी बात, सारी शाम जाया की, पहली अच्छी बात। आगे अगला महीना। उसके बाद अप्रैल में जो टॉरस का आता है, टॉरस जो है वो ज़ोहरा एक स्टार है, वीनस, ये जो आपका शोभा है इसके साथ ही ये अटैच है। ज़ोहरा इनका शोभा है, ये क्या बात? वीनस जो फन है, फन और आर्ट जो है ये वीनस से अटैच है। अच्छा, स्टोन क्या? वीनस के मुताबिक आपको इसमें डायमंड जो है और कैट्स आई। अच्छा, ये सही है कि अगर डायमंड रास ना आए तो ये बर्बाद कर देता है? ये प्रॉब्लम करता है। हाँ, ये है, वैसे मैंने भी ये बात सुनी है। अच्छा, मई में जो है उसके बाद जेमिनी आ जाता है। उसमें जो है टोपैज जो है, क्योंकि इस मरकरी से अटैच है, ये दिमाग से, जहानत से, लिखने वालों से, जो लोग दिमागी काम करते हैं उनसे ये अटैच है। उस हवाले से टोपैज जो है इनके लिए बहुत अच्छा पत्थर है। अच्छा, अगला महीना। उसके बाद जो है जून और जुलाई आ जाते हैं। नहीं, जून और जुलाई। जी, जून में तकरीबन ये आप समझ लीजिए कि टोपैज का पत्थर जो है ना। अच्छा, जुलाई के अंदर जो है ये चूँकि ल्यू आ गया है और ल्यू के लिए उसका जो रूलिंग प्लैनेट है शम्स है, जिसको सन कहते हैं, उसके लिए बेहतर ये है कि आमतौर पे तो लोग रूबी उसके लिए सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस पत्थर का जो पत्थर है, 2 पत्थर ऐसे हैं जो बराह रास्त प्लैनेट्स के साथ अटैच हैं, एक मून स्टोन और एक सन स्टोन। अच्छा, इसलिए ल्यू के लिए सबसे बेहतरीन जो पत्थर है वो सन स्टोन है। अच्छा, आगे आ गया जुलाई। कैंसरियंस। जी, कैंसर का जो आता है, कैंसर के अंदर ये है कि चूंकि इसका मून है, इसके लिए मोती, पर्ल और उसके साथ मून स्टोन भी इसको सूट करता है। अच्छा, और रूबी जो है ये ल्यू के लिए है, सन के लिए है। अच्छा, ओके, ठीक है, वो ठीक है जी, पहले हो गया। अगस्त पे आ जाए। अगस्त में जो है ये विर्गो अटैच हो जाता है इसके साथ आके, विर्गो सितंबर तक जाता है। तो विर्गो में जो है इसका भी चूंकि मरकरी है, इसमें चूंकि इसका कलर जो है पीला है, इसलिए इसके लिए जर्द अकीक का पत्थर जो है सबसे बेहतरीन है। जर्द अकीक जो है सबसे बेहतरीन। सर आपका कौन सा है? मैं ये नहीं पूछ रहा। अगस्त। अच्छा, ये अगस्त की बात हो रही है ना?
जी जी, लियो में आए। लेकिन असल में ये है कि ये जो बड़े टाइम से ਤੁਸੀਂ कनेक्ट जी ਕੀਤਾ जी टेलीपैथी इंट्यूशन असल में ये जो प्लेनेट का सिस्टम है ये 2-2 महीने पे मुहित है। 20 तारीख से शुरू होता है और अगली 20 तारीख तक चलता है। अच्छा, इसलिए ये 2 महीनों में चला जाता है। अभी आप आ गए अगस्त तक आए ना? जी जी, विरगो तक आगे। आए। उसके बाद लिब्रा है। अच्छा, पाकिस्तान को कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? पाकिस्तान असेंबली पे लटका दें जाके, जो शायद है- उसी से को बेहतरी हो जाए। 14 अगस्त को पैदा 14 अगस्त हुई को है। पैदा हुआ है। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को बना है। पाकिस्तान लियो है। इतना मकरूज लियो। ये पहला शेर है जिसका ये आप लेकिन देख इस रहे वक्त पे 60 सदी चल रही है। हैं। अच्छा चले, 60 सदी 7.5 में खत्म होती है, यहाँ जी। तो 70 साल होने को आए। बस खत्म होने वाली है। अच्छा चलें, आगे चलें। तो उसके पाकिस्तान सितंबर? जी सितंबर हो गया। उसके बाद अक्टूबर में जो है लिब्रा। लिब्रा का भी जो है रूलिंग प्लैनेट जो है वो वीनस ही है, लेकिन इसके लिए स्पेशली पत्थर जो है वो ओपल है। अच्छा। क्योंकि ओपल का अपना ज़ाती सियारा भी वीनस के साथ अटैच करता है। लेकिन बहरहाल ओपल सबसे ज़्यादा जो है इसमें ब्लू कलर का ओपल सबसे बेहतरीन रहता है। वो नायाब है, पाकिस्तान में नहीं मिलता। एक रेड ओपल है जो यूरोप में आमतौर पर मिलता है, यहाँ कम होता है। वाइट ओपल भी बहुत अच्छा है इसमें, दूधिया जिसको कहते हैं। नवंबर में उसके बाद लिब्रा के बाद जो है स्कॉर्पियो आ जाता है। स्कॉर्पियो जो है इसका मार्स है प्लैनेट और इसका कलर रेड है और जंगजू किस्म का है और इसके लिए वही स्टोन्स होंगे। अच्छा सर, आपका क्या है? मेरा फेब्री। वो कौन सा था? हाँ, इनका जो है वो पाइसिस में चला जाता है। अच्छा, कौन सा है? इनके लिए जो है ना जुपिटर बेहतर रहेगा। नेपच्यून भी फरवरी के एंड में आता है। 24 फरवरी। जी जी, स्टोन क्या हुआ इनका? स्टोन इनके लिए जो है ना वो एमलेट स्टोन जो है ना बेहतर रहेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर इनको संसार करना हो तो बहुत सारे वो चाहिए होंगे। अच्छा, आगे चलें। अच्छा जी, मैं सोच ही रहा था कि आप इतनी मोहब्बत से पूछ रहे हैं, एंड पे कोई आपने यकीन। अच्छा, आगे चलें। अच्छा जी, साल पूरा करें। अच्छा, इस स्कॉर्पियो आ गया। स्कॉर्पियो के बाद सेगिटेरियस जिसको कोस कहते हैं, इसका अपना रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर जो है वो रूहानियत से भी वाबस्ता है, इल्म से, दानिश से, इंसाफ से, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जो प्लैनेट है। और इसके हवाले से जो इसके लिए जो बेसिकली तो एमरेल्ड हम ज़्यादातर सुजेस्ट कर देते हैं। ग्रीन पत्थर है, सब्ज़ पत्थर, फिरोज़ा जो है ख़ास तौर पे फिरोज़ा बड़ा हुसैनी मकरूर लगता है उसका रंग, अजीब बेहुदा सा रंग है उसका। लेकिन ये है कि वो उसके अंदर भी प्रॉब्लम थोड़ी सी कभी कभी आती है। कुछ लोगों को रास आता है, कुछ को नहीं आता। अच्छा, इधर वैसे मुझे ज़हन में ये बात आ रही है कि इन्होंने मंथ के हिसाब से पत्थर बताए हैं, साथ में कुछ ये क्वालिटीज़ भी बता रहे हैं कि जो लोग लिखने पढ़ने वाले को ये पहनना चाहिए। जी, जी। तो अब ज़्यादा प्रायोरिटी किसको? जो मेरा आपका तो इस काम से तल्लुक ही कोई ना हुआ ना। काम कैसे करते हैं कोई बंदा पत्थर पहन के? अब तो ये कैसे सवाल, काम अब करता है? ये कैसे असल में मान लें? इसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जिससे ये काम करते हैं। पहले तो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, रूहानी। उसके बाद साइंसी है। उसके बाद और भी दीगर जो हैं उसके कॉस्मिक्स, एस्ट्रोलॉजी का अपना तरीकाकार है जिसके मुताबिक वो फैक्ट्स करते हैं। नहीं, इनमें उसमें आपने लिखा था कि मून स्टोन में ये होते, पता नहीं मून क्या। स्टोन का ये होता है कि मून स्टोन एक ऐसा पत्थर है कि उसके अंदर आप जो इब्तदाई मून की जब तारीखें होती हैं तो उसकी लाइट थोड़ी सी कम होती है। जूं मून जो है बढ़ना शुरू होता है, अपनी पीक पे आता है, तो वो ज़्यादा चमकदार हो जाता है पत्थर। यानी उस पत्थर में आपको चांद नज़र आएगा। पुराने ज़माने में कुछ ऐसे पत्थर थे, जैसा स्पाइनल है एक पत्थर, वो रात के वक्त चमकता है। पत्थर के सनम जो होते हैं इनके लिए भी पत्थर को कारगर साबित होता है कि पत्थर के सनम कहाँ सुई फंसी हुई है सर। जवान आदमी है। हाँ बिल्कुल। मुझे किसी ने कहा है कि इसको पत्थर को स्किन के साथ टच करना चाहिए, जिस तरह आप इसको लगवाते हैं रिंग में, इसको फिट करते हैं, तो वो ये सही है? नहीं, ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है। अच्छा। अक्सर मेरे पास एक क्लाइंट आए जिन्होंने कहा जी कि जी पत्थर मुझे लगा दें साथ। अब वो ट्रपेज का पत्थर था, वो शीशे की तरह होता है, जिस तरह हीरा होता है। उसको मैंने कहा नहीं भाई, इसको जरा आपको गैप देना पड़ेगा। उसने कहा नहीं। वो चंद दिन बाद आया तो उसकी उंगली यहाँ से इतनी शदीद जख्मी हुई थी कि वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था डॉक्टर से। तो बात ये है, तुसी पत्थर पालो। कुछ पत्थर ऐसे हैं, असल में इसके अंदर कुव्वत इनकास काम करती है कि जब लाइट पास होती है इसके अंदर से तो वो बॉडी के अंदर ब्लड में सर्कुलेशन करती है। उसमें जो है वो आपके जो उसके उस पत्थर से मुतल्लिका जो अनासर होते हैं वो आपके जिस्म में जाके ख़ास किस्म की तरकीब से वो नहीं, लेकिन फिर तो काशिफ साहब, फिर तो ये मैटर नहीं करता कि आप उसको टच करें ना इस करें। फिंगर में पहने या किसी और राइट हैंड में पहने या लेफ्ट में पहने। अंगूठी में, लॉकेट में पहन सकते हैं। मेटल्स का अगर असर होता है तो पत्थरों का भी होता होगा। मैंने जनरल हमीद गुल साहब ने एक दफ़ा ना वो ब्रेसलेट टाइप पहना हुआ था, वो लग रहा था जैसे पीतल टाइप का कोई मेटल। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे तो बाकायदा डॉक्टर ने बताया